पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न आए बीते दिनों की। ये सब अभिव्यक्ति है, गायन है, गीतकार के बोल हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि याद ना आए। और ना ही ये भी सच है कि दिन ना तो वो पखेरू हैं, ना उनको पिंजरे में रखा जा सकता है, समय गतिमान है। 31 जुलाई 1980 को भारतीय सिनेमा की गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन जिसे कहा जाता है, मोहम्मद रफ़ी जो थे वो इस दुनिया फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए वो अलविदा कह गए थे। तो 31 जुलाई 2025 आ गया है। अगर उनकी पैदाइश को हम काउंट करते हैं तो वो 102 साल के होते अगर ज़िंदा होते तो, लेकिन दुनिया फ़ानी से गए उन्हें 45 साल हो गए हैं, लगभग 2 पीढ़ियां बदल गई हैं। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज भी उन्हें दिलों में, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने उन्हें दिल में बसा रखा है। और जो उन्होंने गाया अपने समय में, क्या भजन, क्या कव्वाली, क्या ठुमरी, क्या गज़ल, या जो कुछ भी उन्होंने गाया, यहाँ तक शब्द जो है वो गाए, वो सब कुछ अमर हो गया। दोस्तों, ये रफ़ी साहब की आवाज़ का ही करिश्मा था कि वो कोई गा सके या ना गा सके, लेकिन हर एक के लब थोड़े से जो है वो हिलने शुरू हो जाते थे, गुनगुनाना शुरू हो जाता था, गाने का प्रयास करना शुरू हो जाता था। लोग गाने की कोशिश आज भी करते हैं इनकी गायकी को सुनकर, और इसी तरह का एक छोटा सा प्रयास हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। और ये गज़ल आपके सामने है। ये जैसे कहते हैं ना कि गायकी का आकर्षण है, जिसके चलते ये हम कोशिश कर रहे हैं गुनगुनाने की। मैंने भी गुनगुनाने की कोशिश की है, तो माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी तरह की कोई तुलना नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरा एक ज़ाती तौर पर जिसे कहें कि एक श्रद्धांजलि है रफ़ी साहब को, ये मैंने गाने का प्रयास किया है। तो ये आवाज़ उनकी नहीं है, ये मुझ नाचीज़ की है जिसने कोशिश की है सिर्फ। दर्द में न कश दवा न हुआ मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ दर्द में न कितने शीर हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ दर्द में न। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, बंदगी में मेरा भला न हुआ दर्द में न।
31 जुलाई 2025 को हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको शत शत नमन करते हुए उस महान गायक मोहम्मद रफ़ी की याद में एक छोटा सा प्रोग्राम ये बना रहे हैं और ये उन्हीं को समर्पित है उनको। लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम जो मदद ले रहे हैं वो किताब है मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। ये सुजाता देव हैं, ऑथर हैं इनकी, उन्होंने लिखी है। उनकी मदद से हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं, ठीक है। हम उनके प्रशंसकों में से, करोड़ों प्रशंसकों में से एक मैं भी हूँ, हम भी कहें या मैं भी हूँ। तो हम बात करते हैं 31 जुलाई 2080 के दिन हुआ क्या था। दरअसल रफ़ी साहब अपने जो जैसे अपने हिसाब से 5:30-6 बजे उठते थे और वो अपनी बालकनी में आए और जो उस दिन की रिकॉर्डिंग होनी थी उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने उसके बोल थे जो गीत के, उसको याद करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। क्योंकि गायकी जो है सबसे बड़ी पंक्चुएशन पे बहुत है। पूरी जो अभिव्यक्ति होती है गायन में वो तभी होती है जब आप गीत के बोल समझ जाते हो, उसके पूरे वाक्य और जो भी उनकी पंक्चुएशन है वो समझ जाते हो, तब इंसान। और रफ़ी साहब तो एक मतलब जिसे कहते हैं कि अगर सदी के महागायक मैं अगर कह लूँ तो गलत ना होगा, तो आने वाले समय में कौन उनके बराबर आएगा ये अलग बात है। क्योंकि कुदरत के घर में तो कुछ किसी चीज़ की कमी है नहीं, लेकिन फिर भी जो रफ़ी साहब थे उनका मुकाबला आज तक तो हो नहीं सका। और उनके जो नज़दीक भी आने वाला कोई गायक हो ऐसा वो नहीं समझा जा सकता। खैर, हम बात कर रहे हैं तो वो उठे और उन्होंने एक जैसे उन्हें डायबिटीज़ थी और शुगर फ्री चाय भी पी उस दिन। और उनके जो रिश्ते में साले थे उन्होंने एक गाने के उनको बोल दिए और वो अपना उनको देख के अच्छी तरह समझ के तो अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चेस्ट में कुछ भारीपन सा है। खैर कोई बात नहीं। 9 बजे उनको कोलकाता से यानी बंगाल से कोई मिलने आ रहे थे जिन्होंने उनसे गाने गवाने थे, गीत गवाने थे। तो 9 बजे वो अपने ड्राइंग रूम में आते हैं, लिविंग रूम में आते हैं तो उनसे मिलने के लिए और उनके गानों की वो रिहर्सल उनके सामने उनको कह देते हैं और बहुत खुश होके जाते हैं। वो कहते हैं मतलब इनके फ़न से वो इतने खुश हुए, आवाज़ तो उनकी मधुर थी तो बहुत खुश होके वो जाते हैं। उसके बाद उनका जो है तबीयत और भी घबराने शुरू हो जाती है। तो इनकी जो बेगम साहिबा हैं बिल्किस, तो बिल्किस ने देखा कि जब ये घबराहट हो रही है तो उनके पास गए। उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को भी बुलाया जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, थोड़ी ही दूर पे रहते थे, ज़्यादा उनके बंगले से कोई ख़ास दूरी पे नहीं थे। उनका नाम था चांदी रमन करके। तो वो उन्होंने देखा जब हालत, उन्होंने कहा भाई मामला कुछ गड़बड़ है तो इनको फ़ौरन वहाँ पे हॉस्पिटल ले आया जाए। तो उस वक्त जो नेशनल हॉस्पिटल था, आज तो उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल कहा जाता है, तो वो हॉस्पिटल उनको लेके गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्हें पेस मेकर डलेगा इनके गले में, और सॉरी दिल में इनके। तो हिंदुजा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे निचानी, उन्होंने कहा कि इनको पेस मेकर डलना है तो यहाँ हमारे पास तो अरेंजमेंट है नहीं, तो आप इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाइए। उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल इनको वहाँ से ले जाना पड़े। तो और वो दूरी तय करते करते 45-50 मिनट लग गए। तब तक इसी दौरान इन्हें और भी एक अटैक आ चुका। एक अटैक घर पे आया, एक उसी जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब आ गया। तो वहाँ पर जाके इनकी हालत बिगड़ जाती है। दोपहर का समय होगा जब इनको लेके गए वहाँ पर। तो उस वक्त जो बाकी उनको शाम तक वो अपना इलाज कोशिश करते रहे डॉक्टर। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर मोदी जो उस वक्त उनके पास कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा आखिरकार जब वो 10:25 पर, यानी दिन भर तो उन्होंने पूरी कोशिश की, पेस मेकर डाल दिया गया, सब कुछ हुआ और कुछ ऐसे, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने उस वक्त तक मतलब सीधा ICU में ले गए थे उनको। उसके बाद उन्होंने कोई ज़्यादा आके अच्छा जवाब नहीं दिया। उनके फैमिली मेम्बर ने पूछना चाहा कि कैसे है, तो वो खामोश थे। खैर इसी दौरान पूरा दिन बीत गया, रात ढल गई। तो जैसे 10:25 के करीब देखा, इसी दौरान इनकी बेटी भी रफ़ी साहब की मिलने गई। कहते अब्बा अब हम आपको जाने नहीं देंगे। इस तरह के जो बोल होते हैं बच्चों के, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए, वो सिर्फ ऐसे लग रहा था उनकी तरफ देख रहे हैं। और आखिरकार 10:25 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और डॉक्टर मोदी जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आके बिल्किस जी को कहा कि रफ़ी साहब इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह से 31 जुलाई 1980 का उनके दिन अंत होता है। तो ये तो रहा एक संक्षिप्त से उनका परिचय। लेकिन अब गायकी की अगर उनकी बात करें तो उन्होंने शायद ही कोई ऐसी विधा छोड़ी हो जो उन्होंने ना गाए, चाहे वो भजन हो, चाहे वो शब्द हो,
चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो जो फिल्मी गीत हैं। तो इनके तो खैर उन जवाब ही नहीं, और कोई ऐसा जो आर्टिस्ट नहीं था, कोई ऐसा एक्टर नहीं था जिनके लिए उन्होंने ना गाया हो। आगे बात करेंगे क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो जाती है जब इनके बात करें तो। बहुत करोड़ों जो इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके प्रशंसक हैं, उनमें से एक अदना सा प्रशंसक मैं भी हूँ। और इस करके मैं 2 प्रोग्राम जो है बतौर पत्रकार इनके बनाता ज़रूर हूँ। कोशिश यही रहती है जब भी मौका मिलता है। एक तो इनके जन्मदिन के जो 24 दिसंबर 1924 की इनकी पैदाइश है, कोटला सुल्तान सिंह की, अमृतसर के पास। तो उसके बाद एक प्रोग्राम वो बनाता हूँ और एक इनके पुण्यतिथि का, क्योंकि असल में इनका एक ह्यूमन फैक्टर भी बहुत जीवन में, मेरे अलावा भी आपके जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे भी बात करोगे तो इनका एक भी निंदक शायद मिल जाए, शायद कोई मिल जाए, कोई है नहीं। तो एक फरिश्ता नुमा एक शख्सियत अपने दौर की वो पैदा हुई और लगभग 40-45 साल हुकूमत करी है। तो ऐसे में कहना गलत ना होगा कि एक गोल्डन जो वॉइस थी सिल्वर सिनेमा की, वो सच में ही दुनिया फानी से उन्होंने जो गई है, वो जो पूर्ति है, जो भरपाई है, वो आज तक नहीं हो पाई। तो इस करके इनके कुछ गाने हैं जो हम आपसे कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉपीराइट का एक थोड़ा चक्कर पड़ता है, उसकी वजह से हम जो है ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो गीत हैं वो हम आपको झलकियाँ आपको दिखाएंगे। तो इनके स्ट्रगल के दौर की जब हम बात करते हैं, शुरू में जब मुंबई में आए तो इनके एक भाई थे मोहम्मद दीन करके, उनके एक दोस्त थे हमीद साहब के साथ ये अपने मुंबई में संघर्ष करने के लिए आए। और उस दौर में ये 5 रुपये प्रति माह का भी किराया नहीं दे सकते थे, ये उन्होंने बयान इस किताब में है। और भिंडी बाज़ार की चौल में आके इन्होंने अपनी जगह ली जैसे तैसे। और उसी दौर में जैसे स्थानीय स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे एक सिंह साहब थे, सरदार जी, उन्होंने कार्यक्रम, उनको सरदार जी के नाम से ही जानते थे, एक महफिल करके कार्यक्रम हुआ। तो वहाँ पर खान साहब थे जिन्होंने उनको प्रोग्राम, जो स्टेज जो उनका प्रोग्राम था वो खान साहब का ही था। और रिक्वेस्ट करके हमीद साहब ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे साथी हैं, इनको गाने का मौका दिया जाए। तो किसी तरह से उनकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली गई, तो खान साहब ने मौका दिया। और आप यकीन मानिए जो गज़ल उस वक्त उन्होंने गाई थी उसके ऊपर लोगों ने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। और खान साहब क्या, सरदार जी ने फिर थैला लिया और वहाँ वो पैसे इकट्ठे करके आए। और खान साहब ने जब इनको ऑफ़र किया कि भाई ये आप क्या बनता है, तो इन्होंने मना कर दिया, दोनों ने, कि हम एक पैसा भी नहीं लेंगे। और मज़े की बात है कि जिस जगह पे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, महफिल, वहाँ से इनका रेलवे स्टेशन 5.5 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पैदल चल के गए। तो बहुत एक हर एक को जो है कहते हैं कि कुछ अगर कामयाबी मिलती है तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कुछ कहने सुनने को है इनके बारे में। और फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि आज पुण्यतिथि है, इनके ऊपर ज़्यादा क्या कहा जाए, तो यही कहूँगा कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले 2 बातें जो है मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो समझ लीजिए कि मेरी अपनी ख्वाहिश कह लीजिए कि 2 गीत मुझे इनके हमेशा याद रहेंगे। जब इन्होंने शुरुआत की थी गायकी की, बचपन में 10-11 साल के थे, तो इनके जो गांव में एक फ़कीर जाया करता था, वो नात गा रहा था, जैसे हमारे यहाँ भजन या कुछ इस तरह के गाते हैं। तो मुस्लिम उसमें संप्रदाय में नात होता है, तो नात गा रहा था। उस नात के बोलते, खेडन दे दिन 4 माए, खेडन दे दिन 4। तो यहाँ से तो इनका सफ़र शुरू होता है गायकी का और ख़त्म होता है कहाँ, 28 जुलाई 1980 के दिन। फिल्म थी आसपास, धर्मेंद्र की, और धर्मेंद्र साहब पर ही ये गीत, जो उनके आखिरी बोल थे इस गीत के, वो ये थे, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजाएं कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ये इनके जीवन का
आखिरी गीत था। 31 जुलाई को ये दुनिया से अलविदा कह गए थे और 28 जुलाई की ये आसपास फिल्म की ये आखिरी रिकॉर्डिंग थी। तो दोस्तों, उनके इस पुण्य तिथि के अवसर पर उनको शत शत नमन। और ऐसा महान गायक, जैसे सदी का कहते हैं महान गायक मोहम्मद रफ़ी जैसे अब दोबारा कोई हमारे जीवन में होगा, ये एक बहुत बड़ा एक हमारी ख्वाहिश है और प्रश्न चिन्ह भी। तो इनको उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर शत शत नमन। नमस्कार।